दोस्तों, आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक डरावना किस्सा लेकर। उम्मीद करती हूँ ये किस्सा भी आपको पहले की तरह पसंद आएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है मीरा की, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन है। पिछले ही महीने मीरा का पूना से दिल्ली ट्रांसफर हुआ है। मीरा का परिवार पूना के पास एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ पापा और एक छोटा भाई है। मीरा बचपन से ही होनहार थी। एक अच्छी छात्रा होने के साथ साथ एक अच्छी बेटी भी थी। बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से अपना सपना साकार किया। मीरा के मम्मी पापा को हमेशा मीरा की शादी की चिंता रहती थी। परियों के जैसी खूबसूरत थी मीरा। अच्छे अच्छे घरों से मीरा के रिश्ते आ रहे थे, पर मीरा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए शादी के लिए हर बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफर होने के बाद कुछ दिन मीरा होटल में रही, तो जल्द ही साथ काम करने वाली नर्स शकुन के घर रेंट पर एक रूम मिल गया। शकुन मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। शकुन के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। शकुन की कोई भाई या बहन नहीं थी। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ बाप अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़कर गए थे। अकेले रहने के कारण मीरा को अपने यहाँ रेंट पर रूम से दिया, जिससे उसका भी अब मन लग जाता था। रात के 8 बज रहे थे। शकुन ने कहा, मैडम घर नहीं जाना आज, काफी लेट हो गया है, अब रात हो गई है। मीरा कहती, शकुन तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। शकुन ने कहा, जी मैडम, गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध लेते जाना, चाय पीनी है, सर बहुत दर्द कर रहा है। जी मैडम। रात के 10 बज रहे थे। काम करते करते मीरा को समय का ध्यान ही नहीं रहता। तभी वो जल्दी से निकलती है, पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मीरा बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले मीरा चौंक जाती है, जैसे कोई साया मीरा के बालों को छू कर गया। मीरा थोड़ा डर जाती है। गाड़ी स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। शकुन थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। मीरा कहती, क्या शकुन, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतना देर से गेट खोला? कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाने भी सुन रही थी। मीरा, हे भगवान, कितने गाने सुनती है। शकुन, अच्छा आज खाने में क्या बनाया है? गोश्त बनाया है, हाँ हाँ हाँ। मीरा थोड़ा चिल्लाती है, शकुन मजाक मत करो, मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो। शकुन कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वेजिटेरियन हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धोकर आइए, खाना रेडी है। ओह क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में शकुन ने? मैडम आज बनाया है मैंने मटर पनीर, नान, वेज बिरयानी और गाजर का हलवा। मीरा खुश हो जाती है, वाह क्या बात है शकुन, मजा आ गया। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी शकुन का फोन बज उठता है। शकुन फोन लेकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ा देर बाद आकर खाना खाने लग जाती है। मीरा कहती है, आराम से बैठकर खाना तो खा लो। शकुन, क्या हर समय फोन लगी रहती हो, किससे बात करती रहती हो? कुछ नहीं मैडम, एक दूर के रिश्तेदार का फोन था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। मीरा शकुन से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद शकुन चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। मीरा शकुन से कहती है, शकुन तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? कब तक अकेले रहोगी ऐसे? शकुन बड़ी ही दुखी से कहती है,
अब कौन मुझसे इस उम्र में शादी करेगा? 32 साल की हो चुकी हूँ। कोई तो होगा जो तुझसे शादी करेगा। खुदा ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा। देख लेना, एक दिन जरूर आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। शकुन बोली, जी मैडम, देखते हैं। अभी तो कोई नहीं आया, क्या होता है मेरी जिंदगी का। शकुन, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला पति कौन था? क्या करता था? वैसे क्या हुआ था उनको? शकुन चौंकते हुए, वह कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम, सोते हैं, अब रात बहुत हो चुकी है। मीरा ने कहा, ओके शकुन, शुभ रात्रि। दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। मीरा अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और शकुन के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते मीरा को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजे हैं। अचानक खिड़की पर कुछ आवाज हुई। मीरा की नींद खुल जाती है। मीरा खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखती है। मीरा डरते डरते खिड़की की ओर जाती है। खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर दूर तक काला साया और दूर दूर तक फैला घना जंगल। मीरा दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मीरा को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे थे। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। मीरा की नींद अचानक से खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर फिर वही काला साया दिखाई देता है। मीरा जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? पर उधर से कोई आवाज नहीं आता। मीरा धीरे से बेड से उतरती है। बोलता क्यों नहीं? कौन है वहाँ? पर कोई आवाज नहीं आता। मीरा आगे बढ़ती है और खिड़की खोल कर देखती है और फिर से उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। खिड़की बंद करके जैसे ही मीरा पलटती है, अचानक से फिर एक जोर की आवाज आती है और फिर वही काला साया नजर आता है। मीरा खिड़की खोल कर देखती है तो दिखती ही रह जाती है। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा हो। चमकती आंखें एकटक मीरा को घूरे जा रही थी। मीरा चीखते हुए नीचे की ओर भागती है, शकुन, शकुन। पर गेट लॉक हो जाता है। मीरा बहुत चिल्लाती है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। मीरा मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। सब कुछ शांत हो जाता है। मीरा उठकर खिड़की की तरफ जाती है। बाहर इधर उधर झांकती है पर वो साया कहीं नजर नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया नजर आता है। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह मीरा लेट उठती है। कुछ शांत दिखाई पड़ रही थी। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बजे थे। शकुन मीरा से पूछती है कि घर कब चलना है। हर बार की तरह मीरा का वही जवाब होता है, तो चलो मैं आती हूँ। मीरा काम खत्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वही अपनी धुन में मीरा गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंक्चर हुआ। अब कैसे जाऊंगी घर? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल ही चलती हूँ। मीरा पैदल ही चल देती है। जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका मीरा के कानों के पास से होकर गुजर जाता है। मीरा डर जाती है। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयानक साया नजर आता है जो मीरा से आगे कुछ दूर हवा में लटका हुआ था। वही पीली आंखें, वही भयानक शक्ल। मीरा के होश उड़ जाते हैं। अब करे भी तो क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। मीरा आंखें बंद हनुमान चालीसा का जाप करती है। कुछ देर बाद देखती है तो वहां कोई नहीं था। जल्दी से स्कूटी लेकर घर पहुंचती है। शकुन गेट पर ही खड़ी है।
मैडम, आप आज कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। मीरा कहती है, अंदर चलो बताती हूँ सारी बात। मीरा अंदर आकर शकुन को पूरी बात बताती है। ये सुनकर शकुन भी डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। मीरा अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर तेज आवाज होती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, धीरे से खिड़की की ओर बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही भयानक साया नजर आता है। मीरा के देखते देखते वो साया जमीन पर उतरकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। मीरा घड़ी ताकती रहती है और मन में सोचती है कि क्या राज है जो ये साया मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात जरूर है। अगले दिन सुबह मीरा और शकुन रेडी होकर शकुन की स्कूटी से ही ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में मीरा शकुन से पूछती है, वहाँ उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले सा क्या है? शकुन मीरा को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ जिन रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुँच जाते हैं। लंच टाइम में मीरा शकुन से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है, पर शकुन टाल जाती है। मीरा फिर कहती है, बताओ ना शकुन। बार बार पूछने पर शकुन यही बताती है कि कोई राहुल नाम का लड़का था। मीरा चौंकते हुए बोली, क्या तुमने गैर बिरादरी में शादी की थी? शकुन बोलती है कि हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यहीं रहने लग गए थे। मीरा ने पूछा, फिर क्या हुआ? शकुन बताती है कि कुछ महीने पहले राहुल का एक्सीडेंट हुआ। और और क्या बताऊं? मीरा शकुन से कहती है, सॉरी शकुन, सब ठीक हो जाएगा। शकुन आंसू पोंछते हुए, मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है जल्दी आज? शकुन बोलती है, एक दूर के रिश्तेदार हैं, आज वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। मीरा ने कहा, ओके चली जाना, मैं किसी और गाड़ी से आ जाऊंगी। ये कहकर शकुन चली जाती है। मीरा शकुन के बारे में सोचती रहती है। शकुन कुछ छिपा रही है, मुझसे पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। मीरा ने स्टाफ का स्कूटर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका होता है। स्कूटर में पंक्चर हो जाता है। मीरा गिरने से बाल बाल बच जाती है। स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी मीरा के पास से वही जाना पहचाना हवा का झोंका गुजरता है। मीरा थोड़ा सिहर जाती है। मीरा ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आया जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। ना चाहते हुए भी मीरा भी उस साए के पीछे पीछे चलने लगी। मन ही मन मीरा हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और आगे बढ़ ही रही थी। चारों ओर घना अंधेरा, झाड़ झाड़ियां, पेड़ों से होते हुए मीरा उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। मीरा धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास लगी हुई थी। मीरा ने अब बाकी कब्र पर टॉर्च मारकर देखी तो सब सूखी घास थी। मीरा ने उधर उधर देखा तो वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अब मीरा को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। मीरा वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही बढ़ाए थे तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च से देखा तो एक कुदाल था जिससे मीरा को चोट भी लग गई थी। अब मीरा ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। मीरा ने कुदाल उठाया और कब्र खोदने लगी। मीरा ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। दोस्तों, थोड़ी देर में ही मीरा ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक कुदाल किसी चीज से टकराया। मीरा ने टॉर्च से देखा
تو लाश की हड्डियां और पास में ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी। मीरा ने उठाकर देखा तो वो चाकू था। तभी मीरा को एक चीज और नजर आई, वो कैमरा था। मीरा कैमरा देखकर हैरान थी कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मीरा ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाजा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से शकुन भी आ गई। शकुन ने कहा, अरे मैडम, कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो रही थी। रात के 12 बज चुके हैं, चलो अंदर आओ जल्दी से। मीरा पूछती, ये कौन है शकुन? यहाँ कैसे आया? ओह, अब समझी, इसलिए तुम जल्दी आ गई थी आज। शकुन कहती है, मैडम ये अनीस है, दूर का एक रिश्तेदार है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। मीरा कहती है, शकुन तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फैसला इतनी जल्दी कैसे? मैडम जल्दी कहाँ है, हम एक दूसरे के बहुत पहले से जानते हैं। मैडम खाना नहीं खाना क्या? नहीं शकुन, अब भूख नहीं है, अब तो सुबह ही खाएंगे। ओके शकुन, अब जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। मीरा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार मीरा के मन में आ रहे थे। मीरा ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उनको सेफ से रख दिया। दोस्तों, यही सोचते सोचते मीरा को नींद आ गई। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। मीरा के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। मीरा बोली, आ जाओ शकुन, लेकिन मीरा ने देखा अनीस है। ओ आप? अनीस अजीब सी नजरों से मीरा को देखते हुए बोला, आपको नीचे शकुन बुला रही है। मीरा कहती है, आप चलिए, मैं नीचे आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। शकुन कहती है, मैडम हम इस संडे को ही शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुला लिया है अपने पास। मीरा कहती है, इट्स ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप दोनों राजी हैं तो मैं अपना कहीं और देख लूंगी रहने का। शकुन ने कहा, नहीं नहीं मैडम, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अनीस भी यही चाहता है। मीरा बोलती है, चलो देखते हैं क्या होता है, जैसे ईश्वर की इच्छा। मीरा नाश्ता करके जल्द से ड्यूटी के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के ही क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय करते हैं। विजय अब अपनी जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। मीरा पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर उस एरिया के थाने इंचार्ज को कॉल लगाता है और उसे पूरी घटना बताता है। अगले दिन मीरा, विजय और इंस्पेक्टर तीनों उस एरिया के थाने इंचार्ज से मिलते हैं। मीरा, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने आते हैं तो मीरा देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राज बोलता है, मीरा तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। चाय पीने के बाद राज कहता है, मीरा अब बताइए क्या मैटर है? तब मीरा राज को पूरा घटना बताती है। राज पूछता है, वो कैमरा और चाकू कहाँ है? मीरा अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को देती है। राज बोलता है, मैं इनको लैब में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता है कोई सुराग मिल जाए। परसों मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। मीरा, विजय, इंस्पेक्टर तीनों रात से विदा लेते हैं। विजय और मीरा हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाम को मीरा अपने घर चली जाती है। मीरा अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के कोई 11 बज रहे थे। तभी मीरा को अनजान नंबर से कॉल आता है और मीरा, मैं राज बोल रहा हूँ। मीरा बोली, ओह तो आप हैं, इतनी रात को कॉल की, कोई खास बात है क्या? वो विजय से लिया था, आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए कल आप सभी थाने आ जाइए। आपका शक सही निकला, मर्डर का ही केस है, रिपोर्ट आ गई है।
میرا نے کہا اوکے راج، کل ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ شکن پوچھتی ہے میڈم اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو کرتے جاتے۔ ابھی بہت جلدی میں ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ میرا، وجے اور انسپیکٹر تینوں رات سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ راج پہلے سے ہی تینوں کا انتظار کر رہا تھا۔ راج تینوں کو پروجیکٹر روم میں لے جاتا ہے، وہاں تینوں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ راج کہتا ہے میرا، تمہاری محنت سفل ہوئی، یہ ایک مرڈر کیس ہے۔ سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی کیمرے میں ڈیجیٹل مائکرو چپ بالکل صحیح تھی، جس کی وجہ سے قاتل جلد ہی پکڑا جائے گا۔ راج مائکرو چپ کو اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ویڈیو شروع ہو جاتی ہے۔ میرا چونک جاتی ہے، او ایم جی، یہ تو شکن اور اس کا بوائے فرینڈ انیس ہے، اور یہ کس کو مار رہے ہیں گالا دبا کر؟ راج بولتا ہے یہ راہل نام کا ایک شخص ہے، کچھ مہینے پہلے لاپتہ ہو گیا تھا، اس کی آج تک کوئی کھوج خبر نہیں ملی۔ میرا کہتی ہے اب پورا میٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ راج پوچھتا ہے میرا، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ میں شکن کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہوں، اور ابھی 3 دن پہلے انیس بھی آیا ہے۔ راج بولتا ہے لیٹس گو، آئیے چلتے ہیں۔ کانسٹیبل جیپ نکالو، اور سبھی شکن کے گھر کی اور نکل پڑتے ہیں۔ میرا ڈور بیل بجاتے ہوئے چلاتی ہے شکن شکن۔ انیس گیٹ کھولتا ہے، پولیس کو سامنے دیکھ کر سن رہ جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ راج انیس کو گریباں سے پکڑ لیتا ہے اور 2 تھپڑ مارتے ہوئے بولتا ہے اب بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اتنے میں شکن بھی اندر سے آ جاتی ہے، پولیس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ میرا کہتی ہے شکن اب رونے سے کیا فائدہ، جب راہل کو جان سے مارا تھا تب رونا نہیں آیا؟ چل اب یہ بتا کہ راہل کو کیوں مارا؟ شکن روتے ہوئے بولی راہل مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرے لیے اپنا پریوار بھی چھوڑ دیا تھا، پر میں نے ہی اس کے ساتھ دھوکا کیا۔ ایک دن راہل ڈیوٹی سے گھر جلدی آ گیا تھا تو اس نے مجھے اور انیس کو ساتھ میں دیکھ لیا۔ راہل نے مجھے بولا تو کچھ نہیں، بس غصہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی انیس نے راہل کو مارنے کا پلان بنایا۔ میں نے منع کیا تو انیس نہیں مانا، بار بار کہنے پر میں مان گئی۔ ہم دونوں راہل کے روم میں گئے، وہاں دیکھا راہل کیمرے کے ساتھ کچھ شوٹ کر رہا تھا۔ میں نے راہل کو بولا کہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے، پر راہل نہیں مانا، کہنے لگا تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ انیس اور راہل کی بحث ہونے لگی، چینا جھپٹی میں کیمرہ راہل کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ راہل انیس کو بے تحاشا پیٹ رہا تھا تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے راہل کے سر پر فلاور پاٹ دے مارا، راہل بے ہوش ہو گیا۔ انیس نے راہل کے پیٹ پر چاقو سے کئی وار کیے، راہل نے وہی دم توڑ دیا۔ راہل کی لاش دیکھ کر ہم دونوں گھبرا گئے اور ہم نے رات میں ہی راہل کی لاش کو قبرستان میں دفنا دیا، ساتھ میں چاقو اور کیمرے بھی قبر میں ہی دفنا دیے۔ ہم نے سوچا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں آ جاتی ہے کتنی بے غیرت عورت ہے تو، جس پتی نے تیرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تم نے اس کو ہی دھوکا دیا۔ خیر اب جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹنا۔ میرا بہت بہت شکریہ آپ کا، تو آپ کی وجہ سے یہ انسلجھا کے سلجھ گیا۔ شکن روتے ہوئے پوچھتی ہے میڈم یہ تو بتا دیجیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم دونوں کے بارے میں؟ میرا کہتی ہے شکن بس یہ سمجھ لو کہ میں اسی وجہ سے شاید تمہاری لائف میں آئی۔ اور میرا نے ایک ایک کر کے پوری بات شکن کو بتائی۔ یہ سن کر شکن کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔